नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जिस तरह से कोरोना के मरीजों के फिगर्स आए, कोरोना के शिकार हुए लोगों की मौत का नंबर मैंने देखा तो बहुत चिंता हुई। आज करीब 4000 नए मरीज डिटेक्ट हुए। ये एक दिन में सामने आए मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। मरने वालों का आंकड़ा भी 1500 को पार कर गया। लंबे लॉकडाउन की वजह से कोरोना के पेशेंट की संख्या का ग्राफ पैरेलल तो हुआ है, लेकिन गिरा नहीं है। आज एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी इस बात पर चिंता जताई। मतलब ये कि कोरोना को जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, लेकिन ये भी सही है कि इतने दिन के लॉकडाउन के बाद इन्फेक्शन का ग्रोथ रेट जिस तरह से गिरना चाहिए था उस तरह से नहीं गिरा। खतरा बना हुआ है। हमारे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 46,000 पार कर गई है। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या करीब 35,000 है। चिंता पैदा करने वाले दो फिगर्स हैं। पहला, एक दिन में मरीजों की संख्या, और दूसरा, एक दिन में मरने वालों की संख्या। इन नंबर को देखकर बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। अगर यही हाल है तो लॉकडाउन में ढील देने की जरूरत क्या थी? 2 हफ्ते और पूरी कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन करते तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन अपने ही समाज में ऐसे लोग भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन की पाबंदियां कब खत्म होंगी। लॉकडाउन से पूरी तरह मुक्ति जून में मिलेगी, जुलाई में मिलेगी या उसके बाद मिलेगी? इन सवालों के जवाब आज मैं आपको देना चाहता हूं। लोग पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से मुक्ति जून में मिलेगी, जुलाई में मिलेगी या उसके बाद मिलेगी। एक बात तो साफ है, फिलहाल न तो लॉकडाउन से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी न कोरोना से। ये लड़ाई लंबी चलेगी। हो सकता है कि लॉकडाउन से मुक्ति मिल जाए, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं होगा। इसलिए लॉकडाउन के दौरान नए तरीके से जीने की आदत डालनी होगी। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जो आदत बनी है, मास्क पहनने की, बार बार साबुन से हाथ धोने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, घर में रहने की जो आदत पड़ी है, इन आदतों को अब जीवन का हिस्सा बनाना पड़े। कोरोना से बचने का यही एक रास्ता है। जब तक वैक्सीन मिल नहीं जाती तब तक कोरोना को दूर रखने का यही एक तरीका है। अब आप पूछेंगे तो फिर लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ? जब कोरोना वायरस को हराया नहीं जा सकता तो लॉकडाउन लगाया क्यों था? तो इसे भी समझ लीजिए। लॉकडाउन का फायदा तो हुआ है। अगर हमारे देश ने वक्त रहते लॉकडाउन न किया होता तो इस देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 8 लाख हो सकती थी, 2 करोड़ भी हो सकती थी, जो इस वक्त 46,000 है। लॉकडाउन कोरोना की दवा नहीं है। इससे कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से कोरोना के फैलने की स्पीड को कम किया जा सकता है, और देश में सही वक्त पर लॉकडाउन के फैसले से यह फायदा तो हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, आपकी गाड़ी की स्पीड अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो आप 12 घंटे में पहुंचेंगे, और अगर 100 की स्पीड से जाएंगे तो शायद 2.5 घंटे में पहुंच जाएं। लेकिन गाड़ी की स्पीड कम हो या ज्यादा हो, इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जयपुर कितना दूर है। जयपुर की दूरी उतनी रहेगी, जयपुर पहुंचेंगे भी, लेकिन वक्त ज्यादा लग सकता है या फिर कम। इसी तरह से हमने लॉकडाउन के जरिए कोरोना के खतरे की स्पीड को कम किया है, लेकिन खतरा तो बना हुआ है। अब तक पूरे देश में लोगों ने घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, खुद को कोरोना से दूर रखा, लेकिन हर वक्त घरों में कैद तो नहीं रह सकते। कभी न कभी काम पर तो जाना होगा, बच्चों को स्कूल भेजना होगा, कॉलेज भेजना होगा। एक ना एक दिन तो लॉकडाउन खुलेगा, तब हम फिर से कोरोना के शिकार बन सकते हैं। इसका खतरा तो है। इसलिए अभी से खुद को उस वक्त के लिए तैयार करना होगा। मैं जो आपको बातें बता रहा हूं वो शायद कोई और नहीं बताएगा। कोरोना से खुद को दूर कैसे रखना है, ये हमें सीखने की जरूरत है, और ये तभी होगा, एक ही तरीका है, खुद को मजबूत बनाएं, अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कोरोना हमारा कुछ न बिगाड़ सके। हमें अपनी परिवार की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेनी होगी। लॉकडाउन में सरकार को जो वक्त मिला उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। सरकार ने किया है, आप लोगों को भी करने की जरूरत है। मैंने कई बार वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, सोशल मीडिया पर देखा, लोग घर में पकवान बनाकर, चाट पकौड़ी बनाकर उसकी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, खूब खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए खतरा ज्यादा है।
ये इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाले कदम है। आने वाले वक्त में कोरोना को न्योता देने जैसा है। मैं तो कहूँगा जिस तरह से सरकार ने इस वक्त का इस्तेमाल अपने हेल्थ केयर सिस्टम को दुरुस्त करने में किया है, जिस तरह से नए हॉस्पिटल बने हैं, कोविड केयर सेंटर बने हैं, कोरोना पेशेंट के लिए रेल के डब्बों को हॉस्पिटल के रूम्स में तब्दील कर दिया गया है, स्टेडियम को हॉस्पिटल में बदला जा रहा है, लोगों को क्वारंटीन में रखने का, इलाज करने का एक बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली गई है, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई गई है, टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है। इसी तरह से आप भी तैयारी कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए। अब सवाल यह है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। मेरा अपना अनुभव है, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट से मैंने बात की है, डॉक्टर से चर्चा की है। सब कहते हैं कि आज के ज़माने में योग से बेहतर कुछ नहीं। रोज़ सुबह अगर 10 से 15 मिनट प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तो इससे आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे। कोरोना वायरस का पहला अटैक इसी सिस्टम पर होता है जहां से आप सांस लेते हैं। अगर सांस लेने की ताकत है, लंग्स पावरफुल हैं, तो आपकी बॉडी कोरोना का मुकाबला बेहतर तरीके से कर पाएगी। इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव हर सुबह 8 बजे ये बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि शरीर को फिट रखने के लिए क्या किया जाए, अनुलोम विलोम कैसे करें, कपालभाति कैसे करें और इससे कैसे ताकत बढ़ती है। वो साइंटिफिक तरीके से रोज समझाते हैं। और फिर क्या खाएं पिएं जिससे शरीर की रोगों को लड़ने की क्षमता बढ़े। एक और काम की बात बता दूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह बात साबित हो गई है कि लहसुन, अदरक और काली मिर्च के कॉम्बिनेशन से वायरस को मारने में मदद मिलती है। यह मिक्सचर एक अच्छा एंटी वायरस है। इसको लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर उसमें घिसी हुई काली मिर्च मिलाएं और शहद के साथ लेने से आपकी इस वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। वैसे तो किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। आजकल मौसम ऐसा है कि लोगों को वायरल फीवर हो रहे हैं, खांसी जुकाम होता है। थोड़ा सा जुकाम हो, थोड़ी सी खांसी हो तो डर लगता है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी सलाह है कि गर्म पानी लगातार थोड़ी थोड़ी देर पीते रहें। हर 15-20 मिनट में एक सिप गर्म पानी का लें। इससे वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करती है। इन्फेक्शन फैलने से पहले ही खत्म हो सकता है। मोटी सी बात है कि सरकार को जो तैयारी करनी है वो तो सरकार ने कर ली, अब हमें तैयारी करनी है। आप अपनी और अपने परिवार की कोरोना वायरस से सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, तैयारी करें। और एक बार फिर से मैं कहता हूं कि कोरोना वायरस को जब तक आप लेने नहीं जाएंगे या जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति को इनवाइट नहीं करेंगे जो इसे लेकर आपके घर आएगा, तब तक ये वायरस आप तक नहीं पहुंच सकता। बस इसी का ध्यान रखने की जरूरत है। जब लोग इसका ध्यान नहीं रखते, जब लॉकडाउन से मिली छूट का बेजा फायदा उठाते हैं, तो क्या होता है, इसकी तस्वीरें भी अब मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें मुझे इंडिया टीवी के दर्शकों ने अलग अलग जगहों से भेजी हैं। यूपी का वीडियो, एक शख्स ने शराब की, पत्नी ने रोका तो पत्नी से झगड़ा करने लगा, पत्नी की पिटाई कर दी, ईंट उठाकर पत्नी को मारने के लिए दौड़ा। पड़ोस की बुजुर्ग महिला ने आकर बीच बचाव किया और किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। जनाब बड़े जोश में बता रहे हैं उन्होंने 3 क्वार्टर पिए हैं और पिएंगे, कौन रोकेगा। ये वीडियो इटावा के संथर इलाके का है। पुलिस ने एक्शन लिया है और शराब पीकर हंगामा करने वाले पति को अरेस्ट किया है। मत काय भाई रुक, मत काय भाई, मारत काय भाई, हम पूछ रहे मारत काय भाई, बहू को काय मारत, दारू पी लई, कबे पी, तो आज ठेका खोले जा। अबे यार कितने रुपए की दारू पियाई? 65 रुपए पौवा एक पौवा पियाई। आओ एक ही में तो नशा होएगा। ना तो वहाँ तो 1.5 पौवा पियो। आओ और पियो। और पिए। रुपया कहाँ से ले आई थी? मटरे कहाँ से आए रुपया? रुपया बासर गेहूँ निरे बेचे आए। गेहूँ बेचे आई? आओ तो गेहूँ फिर बेच लियो, पी लियो, फिर कहाँ से आए हैं? फिर और गेहूँ धरे वे और धरे और तो दारू पी के बहू को मारे हो और तो ठेका बंद कराए जाए के खुले रहे? खोले रहे तो 2-3 दिन पौवा पे पसर मुँह ठेका ही पे। तो बहू को मारे हो तुम पी के? तो मैं पी के मारा हूँ पर मारे हो बहू को? जब घर में चले तो मारा हूँ पर ये तो भाई गलत बात है। बहू को काय मारे हो तुम? बासर तो है तो झगड़े ले आगे फिर और दूर करें।
कोई और वक्त होता उस तरह की तस्वीरें देखकर हंसी आती, हम मजाक करते, देखिए शराब पीकर ये आदमी क्या कर रहा है। लेकिन आज ये तस्वीरें चिंता में डालने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। और ये तस्वीरें लोगों को सरकार से सवाल पूछने पर मजबूर कर रही हैं, क्योंकि शराब के नशे में लोग कोरोना के खतरे को भूल जाते हैं, खुद भी मुश्किलें पड़ते हैं और दूसरों को भी मुश्किल में डालते हैं। और ये हाथ सिर्फ शराब पीने वाले आम लोगों का नहीं है। 40 दिन से दुकानें बंद थी, ब्लैक में कुछ लोगों ने शराब ज़रूर खरीदी थी, इंतज़ाम किया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को 40 दिन से ड्रिंक नहीं मिला। इसलिए जब दुकानें खुली तो लोग लिमिट भूल गए, जिसे जहां मिली जितनी मिली पी गया, फिर वो आम नागरिक हो या कहीं कहीं पुलिस वाले भी, कोई फ़र्क नहीं रहा। यूपी की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, यहाँ कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले की पिटाई कर दी। ये वर्दी में था, शराब का शौकीन था, दुकानें खुल गई तो पी ली और कुछ ज़्यादा पी गए। पुलिस वाला वर्दी में था, इस लोगों पर रौब झाड़ने लगा, लोगों के साथ गाली गलौज करने लगा और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। थोड़ी देर में नशा उतरा और हालात ये हो गई कि जान बचाकर भागना पड़ा। अब इस मामले की जांच तो हुई है, पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मतलब ये कि शराब पीकर बदनाम हुए, पिटे, कपड़े फटे और अब नौकरी पर खतरा आया, सो अलग। शराब कुछ देर के लिए दुनिया को रंगीन बना सकती है, लेकिन अगर गड़बड़ हो गई तो दुनिया का सारा रंग गायब हो सकता है। कोरोना का वायरस इस शराब का रंग पूरी तरह उतार सकता है। अब इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद, इस तरह की खबरें सुनने के बाद हर घर में यही चर्चा है, क्या शराब इतनी ज़रूरी है? क्या वाइन एसेंशियल सर्विसेज में आती है? लोग तो यहाँ तक पूछ रहे हैं कि सरकार ने शराब के ठेके क्यों खोले? राज्य सरकारें लोगों से घरों में रहने को कह रही हैं और शराब की दुकानों के सामने भीड़ भी जुटा रही हैं। क्या ये ठीक है? क्या शराब की दुकानें खोलना सही फैसला था? ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण शराब की दुकानें खोलने का निर्णय हुआ? इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। सारे सवाल जो आपके मन में हैं, इनके जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले कुछ और वीडियोस देखिए। इनसे आपको अंदाजा होगा कि शराब की दुकानें खुलने का असर क्या हुआ है, कितना हुआ है। कर्नाटक, राजस्थान, मुंबई, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों से आज दिन भर वीडियोस आते रहे। शराब के ठेके खुलने से राज्य सरकारें खुश हैं, क्योंकि कोरोना के इस काल में सिर्फ खर्चा हो रहा है, आमदनी कहीं से नहीं हो रही। शराब की दुकानें खुलने से कुछ पैसा मिलना शुरू हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने शराब की दुकानें खोलने के लिए कड़े नियम बनाए थे। एक बार में 5 से ज़्यादा लोग दुकान पर खड़े नहीं हो सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक आदमी शराब की 1 बॉटल या 3 क्वार्टर से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। कई जिलों में शराब की दुकानें कल खुली भी नहीं थी। इसके बाद यूपी में कल सिर्फ एक दिन में इतनी पाबंदियों के बाद भी 300 करोड़ रुपए की शराब बिकी। एक दिन में 300 करोड़ रुपए की शराब अकेले उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में सिर्फ 2 घंटे के लिए शराब की दुकानें खुली थी। लोगों को पूरी तरह पता भी नहीं चला। जब तक पहुंचे तो दुकानें बंद होने का आदेश आ गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में 9 करोड़ की शराब बिकी। इसलिए सरकारें तो खुश हैं। राज्य सरकारों के इस फैसले से शराब के शौकीनों के दिल की मुराद तो पूरी हो गई, लेकिन परेशान है शराब पीने वालों के परिवार, परेशान है वो लोग जो शराब से तौबा करते हैं। शराब पीकर लोग कैसे कैसे तमाशे कर रहे हैं, परिवार वालों को कैसे कैसे तंग कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें तो आपने देखी। लेकिन कर्नाटक से जो वीडियो मिला है वो और दुख देने वाला है। शराब पीकर कुछ लोग सड़क पर झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को पीटा। चूँकि दोनों नशे में थे, इसलिए इतना होश भी नहीं था कि जान खतरे में पड़ सकती है। झगड़े के दौरान एक शख्स गिरा और उसका सिर नाली में चला गया। आसपास के लोगों ने चिल्लाकर शोर मचाकर दोनों को छुड़ाया। आजकल वैसे भी कोरोना का वक्त है, इसी लोग पास जाने से डरते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन कोरोना का वायरस अपनी जेब में लेकर घूम रहा हो और लगे कि दूसरों को बचाएंगे चक्कर में खुद कोरोना का शिकार हो गए। शराब पीकर सड़क पर हंगामा, मारपीट करने की तस्वीरें कई जगह से आई। राजस्थान के बारा में सड़क पर शराब पीकर लोगों ने जमकर ड्रामा किया। पहले लोगों ने साथ बैठकर शराब पी और फिर जब नशा सिर पर चढ़ा
तो आपस में एक दूसरे का कॉलर। शराब के नशे में लोगों ने जमकर उत्पात मचाया, गालियां दी, जमकर लात मुंह से चले। शराब की दुकानें खुलने का एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ है कि क्राइम बढ़ गया। यूपी के बांदा में एक बुजुर्ग पर 2 युवकों ने सिर्फ इसलिए फायरिंग कर दी क्योंकि बुजुर्ग ने युवकों को शराब पीने से मना किया था। गंभीर हालत बुजुर्ग को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ये मामला बांदा के पलानी इलाके का है। फायरिंग करने के बाद दोनों युवक फरार हो गए। अब पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। आपके मन में सवाल तो होगा, जब लोग शराब के नशे में पागल हुए जा रहे हैं, शराब पीने वालों के चक्कर में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, तो फिर सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की परमिशन क्यों दी? दुकानें क्यों खोली गई? इसका सीधा जवाब है पैसा, रेवेन्यू। सरकार को पैसे की ज़रूरत है, खर्चे बढ़ गए हैं, पब्लिक वेलफेयर पर बहुत खर्चा हो रहा है और शराब पैसे का सबसे बड़ा जरिया है। ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप सोच सकते हैं कि क्या सरकार के लिए पैसा लोगों के सेहत के लिए ज़रूरी है? इसका जवाब है फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। आखिर शराब से सरकार को कितना का पैसा मिलता है, कितनी कमाई होती है? इसका जवाब भी आपको बताता हूं। देश भर में राज्य सरकारों को जो टैक्स से पैसा मिलता है, रिसर्च बताती है कि उसका 15 से 20% सिर्फ शराब से मिलता है। मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखी है, उसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में राज्य सरकारों को शराब से 1,50,658 करोड़ रुपए मिले थे, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। और ये फिगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में बढ़कर 1,75,501 करोड़ हो गई, करीब 1.25 लाख करोड़, यानी 16% का जंप एक साल में। अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल 31,000 करोड़ से ज्यादा शराब से कमाए। आप फिगर सुनेंगे तो आप सचमुच कहेंगे शराब की दुकानें राज्य सरकारों के लिए किसी एटीएम से कम नहीं है। यूपी का मैंने आपको बताया 31,570 करोड़ रुपए। कर्नाटक शराब पर टैक्स से इस साल 20,950 यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए कमाए। तीसरे नंबर महाराष्ट्र के खजाने में शराब से 17,500 करोड़ रुपए का योगदान आया। पश्चिम बंगाल ने भी इसी दौरान शराब से 11,874 करोड़, करीब 12,000 करोड़ रुपए कमाए। तेलंगाना खुद को गरीब कहता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने शराब पीने में कोई कमी नहीं छोड़ी और पिछले साल तेलंगाना के लोगों ने सरकार को शराब के टैक्स के तौर पर 10,901 करोड़ रुपए, करीब 11,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। शराब से कमाई के मामले में तेलंगाना 5वें नंबर पर है। अब लोग वैसे तो कहते हैं कि पंजाब के लोग बहुत पीने में आगे हैं, पटियाला पैक तो बेकार में बदनाम होता है। पंजाब का नंबर शराब के मामले में नीचे है। पंजाब सरकार ने शराब से सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए पिछले साल कमाए। तो ये तो साफ है कि राज्य सरकारों ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला क्यों किया, क्यों इस बात की जिद की, क्यों राज्य सरकारें चाहती थी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, क्यों कह रहे थे कि शराब की दुकानें खोली जाएं। वैसे देश में गुजरात और बिहार 2 ऐसे राज्य जहां पर शराब की पाबंदी है। कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में भी शराब बैन कर दी गई थी, लेकिन अब पैसे की जरूरत है, इसलिए प्रोहिबिशन टैक्स लगाकर कल से आंध्र प्रदेश में प्रोहिबिशन टैक्स के साथ शराब की बिक्री शुरू की गई है। एक बात तो आप भी समझते होंगे कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, टैक्स बढ़े या टैक्स घटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल ने आज शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगा दिया, यानी शराब की अगर कोई बोतल 100 रुपए की मिलती है तो वो 170 रुपए की मिलेगी दिल्ली में। 500 रुपए की बोतल दिल्ली में 850 की मिल रही है, 1000 की 1700 में। लेकिन पीने वालों के जोश में इससे कोई कमी नहीं आई। दुकानें 10 बजे से खुलनी थी, दिल्ली में लोग सुबह 6 बजे पहुंच गए। लंबी लंबी लाइनें लग गई। जो देर से आए वो खुद पर गुस्सा थे, देर क्यों कर दी, पता नहीं मिले ना मिले,
जो लाइन में आगे थे, जब उनका नंबर आया तो उन्होंने एक साथ पूरा कार्टन खरीद लिया। पता नहीं फिर मिले ना मिले, दुकान खुले ना खुले। लोगों ने पूछा, भाई इतनी महंगी शराब हुई, थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो बोले ये देश के प्रति उनका योगदान है। कोरोना से लड़ने के लिए जो सरकार को पैसा चाहिए, सरकारी खजाने में कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं जी, पीने वाला पिएगा। फिलहाल ब्लैक में लेके पी रहे थे, फिलहाल 1200 रुपये की बोतल लेके पी रहे थे। यहाँ से अगर मान लो बढ़ती भी है तो हमें 700 साढ़े 700 रुपये के आसपास पड़ेगी, फिर भी हमें 500 रुपये लेके पीने क्या करें। 40 दिन से खाली हैं, बैठे क्या करें, घर पे आके लड़ते रहते हैं। तो इसमें यह है कि थोड़ा बहुत पी लेते तो कम से रिलैक्स हो जाते, तो लाइफ कट रही है। जरूरी नहीं है, मगर ये ना माहौल ऐसा हो रखा है कि जरूरी बन गया है। ये सारे ठेके खुल जाएं दिल्ली के ओवरऑल जो भी हैं, तो इतनी भीड़ शायद नहीं होगी। ठेके बंद ही कर दें, जब तक पूरा सब कुछ सही ना हो बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। खुले हुए हैं तो दिक्कत है। ये खुल रहे हैं नहीं खुल रहे तभी लोग परेशान है। प्रॉपर मना कर दें या प्रॉपर खोल दें, जो करना है एक काम कर दे। वो शराब जरूरी है या फिर कोरोना का डर? कोरोना का डर बहुत जरूरी है। तो आप में डर नजर नहीं आ रहा? डर क्यों ना, हम सेफ्टी बदल के चल रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन जब स्टॉक है तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है? स्टॉक है तो मतलब और भी आगे स्टॉक चाहिए। अब कल को बंद करवा दोगे फिर क्या करेंगे? पहले भी स्टॉक इकट्ठा करा तो आज काम आ रहा है ना मेरे। मैडम हम तो कहते हैं ऑनलाइन दारू स्टार्ट करवा दो। ये जो इन्होंने केजरीवाल जी ने 70% टैक्स बढ़वाया है, 500 वाली दारू 850 की बढ़ती है, ठीक है जी। आप उसे 1000 रुपये करवाओ, घर पे भिजवाओ, हमें टेंशन नहीं है। ऑनलाइन सर्विस कराओ, ना घर से बंदा बाहर निकलेगा, सोशल डिस्टेंस की भी टेंशन नहीं, ना पुलिस को दिक्कत, ना सीआरपीएफ को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं, कोई पिटाई भी नहीं खाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन ही होनी चाहिए। कम से कम ये भीड़ भड़के से तो हमें फायदा मिलेगा, कम से कम कोई बीमारी तो घर पे नहीं आएगी हमारे। अभी एक 100-200 रुपये पेट्रोल लगा ही रहे हैं, तो बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि ऑनलाइन कर दी जाए, कम से कम भीड़ भड़के से दिक्कत नहीं पड़ेगी हमें। 45 दिन का तो ये था ना कि कितने टाइम से लोग बैठे हुए हैं घर के अंदर, बोर हो गए हैं, बाहर निकलो तो पुलिस वाले डंडा मारते हैं, तो पब्लिक क्या करेगी? तो कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाएगी। डंडा खाने के लिए, जैसे हमारे भाई साहब ने डंडे खाए हैं सिर्फ एक क्वार्टर के लिए। इतना लाठी खाने के बाद भी फिर दोबारा आ गया, नहीं खोलते नहीं था। अच्छा था, घर बाल बच्चे पास बैठा था, अच्छा बच्चे हमें लूडो नहीं था, लूडो गेम खेल रहे थे। रात को 12 बजे बोलते हैं टेका खुल रही है, 9 बजे जाओ, 7 बजे तक खोला है। मिलाल से आदमी बाल बच्चा आ गया। मैं शराब के शौकीनों ने तो रास्ता भी बता दिया कि शराब ऑनलाइन बिकनी चाहिए, फिर ना उन्हें बाजार आना पड़ेगा, न सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, ना कोरोना का कोई खतरा होगा। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शराब के लिए लाइन कितनी लंबी है, उनका नंबर कितनी देर में आएगा। दिल्ली में शराब के शौकीनों को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि शराब की कीमत 70% बढ़ा दी गई है। हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा ने दिल्ली के नेहरू नगर में वाइन शॉप के बाहर शराब लेने आए कुछ लोगों से बात की। लोगों ने कहा वो चौंकाने वाली बात थी। शराब खरीदने के लिए पहुंचे लोग कह रहे थे कि कीमत चाहे जो हो, शराब की कीमत चाहे डबल हो जाए, उन्हें पीनी है वो तो पिएंगे। कुछ लोगों की बात आप सुनिए। या तो बना कर दो, सिर्फ नहीं मिल रही है तो खत्म करें, हम भी अपने घर बैठे। कहाँ से है? ग्रीन पार्क। अच्छा, तो क्या खबर मिली थी आपको? मिली थी, खुलेगी 70% एक्स्ट्रा लेके खुलेगी। हम तो मिल जाए तो अच्छी बात है। पैसा एक्स्ट्रा देने के दायरे? हाँ बिल्कुल, डबल भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पीने की कोई दिक्कत थोड़ी है। और मैम केजरीवाल ने तो सुबह कहा है कि खुलेंगे ठेके, आप आइए, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, अपना लाइन मत तोड़ो। मगर फिर भी लोग बाग बहुत केयर हो गए हैं कि अपना बचाव कर रहे हैं काफी लोग, मगर फिर भी खोल नहीं रहे हैं। गलत है ये। गवर्नमेंट कह रही है तो कम से कम उनको खोलना चाहिए ना, नहीं खोले तो कम से कम बंद कर दे, न्यूज में बोल दे। तो वाइन शॉप के लिए आए हैं? जी। तो मिली आपको? नहीं। तो अभी क्या कहना है आपका सरकार से? हमारा कहना है या तो ओपन करे तो ओपन कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अपना स्टार्ट कर दें, नहीं तो बंद कर दें। सरकार तो खुद भीड़ कर रही है ना, सरकार तो खुद भीड़ कर रही है। एक यहाँ खोल दे रही है, वहाँ बंद कर दे रही है। आप सब इधर उधर के लोग भी यहीं आ रहे हैं, खोलने हैं तो सारे खोलो। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्हें देश की चिंता है, वो अपना को कोरोना वायरस वॉरियर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे वो कंट्रीब्यूट करेंगे शराब के ज़रिए सरकार के फंड्स में, कल्याण की योजनाओं में। क्या कहा जाए। लेकिन मैं एक और बात कहूँगा कि दिल्ली में बहुत सारे इलाकों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने दंगा नहीं किया, हंगामा नहीं किया, कई घंटे बड़े संयम से लाइन में खड़े रहे, अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बहुत कम जगह रखा गया। हालांकि दुकान के बाहर सड़क के किनारे 1-1 मीटर की दूरी पर गोले बना दिए गए थे, लेकिन दुकान के करीब पहुंचने के चक्कर में इन लोगों के कदम कब आगे बढ़ जाते थे पता ही नहीं चलता था।
कोरोना का डर कैसे गायब हो जाता है, ये तस्वीरें देखकर आपको पता चलेगा। लेकिन हर जगह इतने संयम वाले, इतने अनुशासन वाले लोग थे भी नहीं। बहुत सारे इलाकों में जो तस्वीरें सामने आई वो चिंता में डालने वाली थी। लक्ष्मी नगर के इलाके की तस्वीर देखिए, वाइन शॉप के बाहर लोगों का हुजूम, शराब की दुकान खुलने से पहले लोगों की भीड़ जुट गई थी। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, लोगों का शब्द जवाब देने लगा। लोगों को लगा कहीं नंबर आने से पहले स्टॉक खत्म ना हो जाए। तो इसके बाद तो सारी सोशल डिस्टेंसिंग धरी रह गई, भीड़ बेकाबू हो गई और फिर एक ही इलाज था, पुलिस का डंडा, जिससे लोगों का जोश थोड़ा कम हुआ, अकल ठिकानी आई और लोग फिर डर कर दूर दूर खड़े हुए। सुबह 6:30 बजे के आए हुए थे, 37 नंबर भी मिला था, मेरे को चोट भी है, हम लाइन में भी लगे, नंबर भी आने वाला था, फिर उन्होंने हटा दिया पुलिस वालों ने कि अब नंबर नहीं लगेगा। फिर यहाँ लाइन लगवा दी, अब यहाँ लाइन लगवा दी, 2.5 घंटे से खड़े हुए, अब इन्होंने कह दिया कि बंद हो गया। अब ये तो ये कोई तरीका नहीं है। अच्छे घर के हैं, अच्छी फैमिली के हैं, शक्ल से ही पता लग रहा होगा ये, पर ये तरीका नहीं है सरकार का। या तो कह दो कि बंद माने बंद, ये नहीं है कि अब 2.5 घंटे बच्चे बीवी को घर से छोड़ के, ठीक है अल्कोहलिक है, आदत है थोड़ी पीने की, सुबह जल्दी आ गए, पर ये तरीका गलत, ये गलत नहीं, ये गलत है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सीधा बंद कर दे। केजरीवाल साहब आप बंद कर दो तो पता लग जाए कि घर में रोटी नहीं है, तो पता है कि घर में रोटी नहीं है, 2 दिन भूखे रह लेंगे। नौराते भी रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, चालीसा रखते हैं, पर ऐसे नहीं कि सुबह लाइन में लगवा दिया, 2.5 घंटे लगवा दिया। 9 बजे का ठेका खुलने का टाइम है, 9 बजने में 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर आई है। आप ये कह रहे हैं पब्लिक को व्यवस्थित कौन करेगा दिल्ली में? मुझे बताइए, पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? क्या ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है? क्या ये ठेके वालों की ड्यूटी नहीं है? आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पब्लिक पागल हो रही है। पब्लिक को बताएगा कौन? पब्लिक को समझाएगा कौन? मुझे बताइए। इससे एक्चुअली में गवर्नमेंट को भी थोड़ा फायदा ही है। वैसे तो पब्लिक पैसा देगी नहीं, कम से कम इस माध्यम से गवर्नमेंट के पास कुछ अर्निंग होगी जिससे वो कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने के लिए पैसा खर्च कर सकेगी। मैं तो कह रहा हूँ डबल हो जाने चाहिए। कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि अनुशासन पुलिस करवाए। अब एक और शॉप आपको दिखाता हूं जहां पर भीड़ बेकाबू हो गई। हजारों की संख्या में लोग शराब की दुकान के बाहर जमा हो गए थे। सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े थे और जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाइन शॉप पर लोगों को टोकन अलॉट किए गए। लोगों के हाथ पर टोकन नंबर लिखा गया, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। शराब खरीदने के लिए लोगों की लाइन इतनी लंबी थी कि लोग एक दूसरे से सट कर खड़े थे। गाजियाबाद के लोग कल थोड़ा मायूस थे क्योंकि डीएम ने आदेश नहीं निकाला था, इसलिए कल शराब की दुकानें नहीं खुली। लेकिन आज सुबह 10 बजे तय वक्त था, शराब की दुकानें खुली। लोग पहले से तैयार थे, इंतजार में थे और सुबह सुबह ही झोला लेकर दुकान पर पहुंच गए। दुकान के खुलने से पहले लाइन 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। लाइनें लगने के बाद 2-3 घंटे तक दुकान खुली रही, लेकिन लोग पूरे धैर्य के साथ खड़े रहे। तेज धूप थी, पसीने से तरबतर थे, लेकिन आंखें काउंटर पर थी। बस एक ही लक्ष्य था, किसी तरह जल्दी नंबर आ जाए, काउंटर तक पहुंचे, गला तर करने का इंतजाम हो जाए। गाजियाबाद की ज्यादातर वाइन शॉप्स पर यही नजारा था। क्योंकि पुलिस पहले से तैनात थी, इसलिए हंगामा नहीं हुआ। कोलकाता की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि लत कितनी खराब होती है और ये कैसे किसी की सेंसिटिविटी को खत्म कर देती है। कोलकाता में भी आज शराब की दुकानें खुली। सड़क की एक तरफ वाइन शॉप के सामने शराब खरीदने वालों की लाइन थी, सड़क के दूसरी तरफ खाना लेने वालों की लाइन थी। एक तरफ भूखे लोग थे, एक तरफ प्यासे लोग। सड़क की एक तरफ गरीबी थी, बेबसी थी, पेट की आग थी और दूसरी तरफ गला तर करने की ललक, बस 2 बोतल पानी की फिक्र। एक विरोधाभासी तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले दिखाता हूं कोलकाता पुलिस की ओर से यहां पर खाना दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही, अनुपालन करके ही यहां पर भोजन ले रहे हैं लोग। और अगर हम कतार में देखें तो बमुश्किल 20 से 25 लोग हैं यहां पर जो भोजन ले रहे हैं। जो भूखे लोग हैं, जो जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से, वो यहाँ पर इस कतार में खड़े हैं। और इसके बाद एक और तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर उल्टी तरफ एक शराब की दुकान है, वहाँ पर कितनी लाइन है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। शराब की दुकान आप देख सकते हैं जहाँ पर अभी खुली है, लेकिन जो लाइन है, कतार है, बहुत लंबी है। 100-150 लोगों की लाइन तो मिनिमम यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं लंबी लाइन है, लंबी कतार है। शराब लेने वालों की भीड़ यहाँ पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है लेकिन बहुत लंबी कतार है। कम से कम
150 से 200 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर मैं आपको उसी जगह पे दिखाऊंगा जहाँ पर ये भोजन दिया जा रहा है, और वो मैं कैमरामैन सुजीत दास को बोलूँगा थोड़ा जूम करके अगर दिखाए तो शराब की दुकान की उल्टी तरफ भोजन दिया जा रहा है, वहाँ पर कम लोगों की लाइन है। यानी जो भोजन ले रहे हैं उनको भोजन कम चाहिए, और जो शराब ले रहे हैं उनको शराब ज़्यादा चाहिए। ज़्यादातर लोगों को शराब की तलब है। दिल्ली और कोलकाता का हाल आपने देखा, अब मुंबई के लोगों का हाल देखिए। मुंबई में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर है। 12,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं, 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वाइन शॉप्स खुली, कोरोना के खिलाफ जंग शराब की जंग में तब्दील हो गई। ये जंग अब शराब पाने के लिए हो रही थी। कोरोना का डर नहीं था, शराब की तलब थी। इतने सारे लोग वाइन शॉप्स के बाहर जमा हो गए कि संभालना मुश्किल हो गया। ऐसा लगा जैसे आज शराब खत्म हो गई तो फिर कभी नहीं मिलेगी, आज दुकान बंद हो गई तो फिर कभी नहीं खुलेगी। धक्का मुक्की, एक दूसरे पर लोग गिर रहे थे। पुलिस आई, लोग को डंडे पड़े, दुकान के सामने भगाया गया, लेकिन फिर वापस आ गए, फिर भीड़ लगा ली। और भीड़ इतनी कि 2-4 पुलिस वाले क्या करते, इसके बाद फोर्स बुलाई गई। शराब की दुकानों के बाहर भी पुलिस को तैनात करना पड़ा, तब जाकर हालात काबू में आए। अब शराब के शौकीनों का एक और रंग आपको दिखाता हूँ, और काबिल तारीफ हुनर देखिए। नैनीताल की तस्वीर आप देखेंगे तो कहेंगे वाकई शराब के तलबगारों को शराब की दुकान पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोरोना क्या चीज़ है। कल शाम नैनीताल में ज़बरदस्त तूफान के बाद बारिश हुई, भयंकर ओले गिरे, लेकिन शराब के तलबगारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तूफान आया तो शराब की दुकान के सामने लाइनें लगी थी, आंधी आकर चली गई, लोग टस से मस नहीं हुए। बारिश हुई, छाते तान लिए, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिले। फिर ओले गिरने लगे, सड़क बर्फ से सफ़ेद हो गई, छाते पर दनादन ओलों की बरसात। लेकिन क्या मजाल है, एक भी आदमी लाइन से हट जाए। अब बताइए, ऐसे हिम्मत वाले लोगों को शराब पीने से कौन रोक सकता है। शराब की दुकानें खुली तो एक चौंकाने वाली तस्वीर राजस्थान से भी आई। यहाँ जोधपुर में वाइन शॉप खुलने पर कुछ महिलाएं शराब खरीदने पहुंची। चौंकाने वाली बात यह थी कि महिलाएं घूंघट डालकर शराब लेने पहुंची थी। राजस्थान में सुबह से शाम 6 बजे तक शराब बेचने की इजाज़त दी गई है। वाइन शॉप के सेल्समैन ने बताया कि इन महिलाओं ने बियर विस्की खरीदी। दरअसल ये तस्वीर लोगों को इसलिए चौंका रही क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में आमतौर पर महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती, घूंघट में रहती हैं। लेकिन जोधपुर में शराब की दुकानों पर महिलाएं शराब खरीदने पहुंची, और महिलाएं सिर्फ इतना कह रही थी कि वो अपने परिवार के लोगों के लिए शराब खरीदने आई। शराब की दुकानें खुली, जगह जगह लोग लाइन में लगे। लेकिन रायपुर में आज शराब की दुकानें खुलने के विरोध में महिलाओं ने लाठी डंडे उठाए। ये तस्वीर रायपुर के खमतराई की है। यहाँ महिलाएं लाठी लेकर दुकान पर पहुंच गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तोड़ी, और इसके बाद पुलिस ने 2 घंटे के लिए शराब की दुकानों को बंद करवा दिया। इन महिलाओं का विरोध तो जायज़ है, इनकी चिंता भी वाजिब है, इनकी मांग सही है। सोचने वाली बात है कि लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि अगर लोग शराब पीना चाहते हैं तो पिए, ये उनका पर्सनल मैटर है, उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर सरकारों को वाइन शॉप्स खोलने से पैसा मिलता है और राज्य सरकारें इसके लिए शराब की दुकान खोलने का फैसला करती हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आखिर इस बुरे वक्त में लोगों की मदद करने के लिए रेवेन्यू तो चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि शराब की दुकानें खोलने के फैसले की हम क्या कीमत चुका रहे हैं। जो पुलिस पहले थानों में किचन खोलकर गरीब लोगों को खाना खिला रही है, जो पुलिस बेसहारा मजदूरों के घर तक राशन पहुंचा रही है, जो पुलिस तबलीगी जमात के लोगों को खोज खोज कर हॉस्पिटल पहुंचा रही है, जो पुलिस बुजुर्गों को घर तक दारू दवा पहुंचा रही है, अब हमने उस पुलिस को एक और काम दे दिया। अब पुलिस को शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के काम में लगा दिया। ये ठीक नहीं है। पूरा देश 1.5 महीने से घरों में कैद है, किस लिए? बच्चे खेलने के लिए पार्क में नहीं जा सकते, किस लिए? डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस वाले 1-1 महीने से अपने बच्चों से दूर हैं, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम सब ठीक रहें, देश कोरोना से बच जाए। कोरोना की कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सिर्फ दूरी बनाए रखना ही एक बचाव है।
शराब की दुकानें इस शर्त पर खोली गई थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब लोग इन बातों का ख्याल नहीं रख रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो फिर सरकार को शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि टैक्स नहीं मिलेगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, सरकारी खजाना नहीं भरेगा तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। राज्य सरकारों के लिए पैसा आए, इसके लिए कोरोना के खतरे को तो मोल नहीं ले सकते। शराब के ठेकों पर भीड़ लगाने वाले, वहां सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने वाले गुनहगार हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए माफ नहीं किया जा सकता कि उनसे राज्य सरकारों की कमाई होती है। इन लोगों की पहली सजा तो यह होनी चाहिए कि लॉकडाउन तक शराब की दुकानें बंद कर दी जाए। और ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में सिर्फ हमारे यहां ढील दी गई है, दुनिया के कई मुल्कों में लॉकडाउन खुला है। और ऐसा नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाने वाले सिर्फ हमारे देश में हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ऐसे लोग दिखाई दिए। दुनिया भर के कोरोना पेशेंट्स का 1/3 अकेले अमेरिका में है। दुनिया भर में 37 लाख कोरोना के मरीज हैं, इनमें से 12 लाख से ज्यादा अमेरिका में है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर मुल्क। 70,000 लोगों की जान जा चुकी है। फिर भी अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो हालात को सीरियसली नहीं ले रहे। अमेरिका में पहले से ही देर से लॉकडाउन शुरू हुआ और उसका लोगों ने विरोध भी किया। अब सरकार ने लॉकडाउन में रियायत दी है, तो जैसे हमारे यहाँ लोगों ने शराब की दुकानों पर भीड़ लगाई, वैसे ही अमेरिका में भी हजारों लोग समंदर के किनारे पहुंच गए। अपना सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा, ना मास्क पहने। सरकार की तरफ से जो अपील की गई, बार बार की गई, उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। ये तस्वीरें टेक्सास के गैल्वेस्टन बीच की हैं। कोरोना वायरस की वजह से इसे बंद किया गया था। लोगों की मांग पर इस बीच को सुबह 6 से 9 बजे तक सिर्फ 3 घंटे के लिए खोलने की परमिशन दी गई। बाद में लोगों की मांग पर पूरे दिन के लिए खोलना पड़ा। शर्त थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, लेकिन इसका ख्याल किसी ने नहीं रखा। हजारों लोग यहाँ पहुंच गए। हालत ये होगी कि भीड़ को काबू में रखने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को गार्ड तैनात करने पड़े। और इस तरह की लापरवाही सिर्फ टेक्सास में नहीं दिखी, सिर्फ टेक्सास के बीच पर नहीं दिखी, अटलांटा में भी यही हाल था। अटलांटा की तस्वीर देखिए, पाइडमोंट पार्क की तस्वीरें हैं। सरकार ने राहत दी, घर से निकलने की छूट दी, साफ साफ कहा कि बुजुर्ग और छोटे बच्चे तो घरों से बिल्कुल नहीं निकलेंगे। जो लोग बाहर जाएं वो मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बनाए रखें। लेकिन जो लोग बाहर निकले उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि अमेरिका में किसी तरह का संकट है, कोरोना का कोई खौफ है। न तो लोगों ने मास्क पहना, न दूरी बनाकर रखी। हैरानी की बात है कि कई पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घूमने आए और कई बुजुर्ग मियां दिखाई दिए। कोरोना से करीब 70,000 लोगों की मौत के बाद भी अमेरिका ने सबक नहीं सीखा। लेकिन जिन देशों ने लॉकडाउन का सही तरीके से पालन किया, जिन्होंने सबक सीखा, वहां लाइफ अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। ऐसे कुछ मुल्कों की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले 20 सेकेंड का एक स्पॉन्सर्ड मैसेज। Thank you. Hey, careful. What? It kills bacteria. Very funny. I know. Asian Paints Royale Health Shield. The paint that cares for you. सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों की बात बहुत हो गई। अब मैं आपको उन लोगों की बात बता देता हूं जिनसे कुछ सीखने की जरूरत है। इटली में बहुत तबाही हुई, 30,000 लोगों की मौत हुई कोरोना से, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। वहां के लोगों ने सीख लिया है। पिछले 24 घंटे में इटली में कोरोना के 1,221 नए केसेस सामने आए हैं। 195 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले हफ्ते तक इटली में हर रोज 1,000 लोगों की जान जा रही थी। हालत इसलिए सुधरी क्योंकि इटली के लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया, उसे जिंदगी का हिस्सा बना लिया। इसीलिए इटली में भी सरकार ने लॉकडाउन में रियायत दी है। लोग अपने काम पर जाने लगे हैं, बार और रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इटली में तक कोरोना के करीब 1 लाख एक्टिव केसेस हैं, लेकिन पेशेंट का रिकवरी रेट काफ़ी सुधरा है। और लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से मास्क पहन रहे हैं, दूरी बनाकर रख रहे हैं, इसके बाद इटली की हालत में
और सुधार होगा। फ्रांस ने भी इटली से सबक लिया, लॉकडाउन का ऐलान किया। अब वहाँ भी कई शहर खोल दिए गए हैं, ऑफिसों में काम शुरू हो गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने लगा है, लेकिन अब भी बंदिशें तो हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वालों को मास्क पहन कर रखना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे ट्रेन पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा और फाइन भी होगा। यूरोस्टार ट्रेन फ्रांस से बेल्जियम के बीच चलती है। दोनों देशों की सरकारों ने चलाने को मंजूरी दी है, लेकिन यात्रियों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कोरोना से उबरकर फिर से अपने पैर पर खड़े होने की अच्छी तस्वीर साउथ कोरिया से आई। कोरोना के खिलाफ जंग में साउथ कोरिया का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। साउथ कोरिया ने कोरोना पर करीब काबू पा लिया है। 24 घंटों में यहाँ सिर्फ 3 नए केस सामने आए हैं। अगले हफ्ते यहाँ स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। साउथ कोरिया में हालात इसलिए सुधरे क्योंकि लोगों ने सरकार के आदेशों का अच्छी तरह पालन किया। अब सोशल डिस्टेंसिंग साउथ कोरिया के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। यहाँ तक कि खेल के मैदान में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। आज कोरिया की बेसबॉल लीग का पहला मैच खेला गया। बेसबॉल में खिलाड़ियों के बीच तो दूरी होती है, साथ ही जो चीयर लीडर थी वो भी दूर दूर रहकर डांस कर रही थी। स्टेडियम में जहाँ दर्शक बैठते थे वहाँ सिर्फ उनकी तस्वीरें लगाई गई थी और तस्वीरों को भी मास्क पहनाए गए थे। लोग स्टेडियम के बजाय घर में बैठकर मैच का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। कोरियाई बेसबॉल फेडरेशन ने कहा कि लीग के शुरुआती मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। बाद में हालात को देखते हुए फैसला किया जाएगा कि दर्शकों को स्टेडियम में आने देना है या नहीं। मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा जो मैंने शुरू में कही थी। अब कोरोना से बचने की जिम्मेदारी हमको अपने ऊपर लेनी चाहिए। अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। भारत सरकार ने बाकी देशों की गलतियों को स्टडी किया था, उनसे सबक लिया था। सही समय पर बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की शुरुआत कर दी थी। सही समय पर लॉकडाउन हुआ और इसका नतीजा देखने को मिला। मैं आपको बहुत खराब बातें बताई हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आज हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा। एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की आज की सबसे बड़ी सफलता यह है कि हमने अपने मुल्क को कोरोना के 3rd स्टेज में जाने से यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बचा लिया है। और इसके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई बधाई का पात्र है तो देश की जनता है, आप लोग हैं। अगर आप लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया होता, भारत ने वक्त रहते सारे कदम नहीं उठाए होते तो वाकई में मुश्किल होता। कोरोना पेशेंट का जो आंकड़ा 46,000 के पास है वो 8 लाख हो सकता था, 2 करोड़ भी हो सकता था। और अब जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो चौंकाने वाली है। हर माता पिता को ध्यान से देखनी चाहिए, सावधान करने के लिए। कोरोना के वक्त में बच्चे घरों में कैद हैं, स्कूल बंद हैं, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। इसलिए बच्चे कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, इसकी तरफ आजकल पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। और इसका नतीजा क्या हुआ ये देखिए। दिल्ली पुलिस ने कुछ स्कूली बच्चों को पकड़ा। ये सोशल मीडिया पर अपनी क्लास की लड़कियों के बारे में अश्लील और भद्दे कमेंट कर रहे थे। लड़कियों की पिक्चर्स मॉर्फ करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे थे। ये लड़कों ने बाकायदा एक चैटिंग ग्रुप बनाया था। ग्रुप का नाम बॉयज़ लॉकर रूम। इस चैटिंग ग्रुप में 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट ज़्यादातर माइनर हैं, लेकिन इस ग्रुप में जिस तरह की चैट हो रही थी, जिस तरह के कमेंट हो रहे थे, जिस तरह की तस्वीरें पोस्ट की जा रही थी, उसकी उम्मीद कोई माता पिता अपने बच्चे से कभी नहीं करेगा। इस ग्रुप में लड़के स्कूल की लड़कियों की मॉर्फ पिक्चर पोस्ट करके उन पर रेप और गैंगरेप जैसे कमेंट कर रहे थे। इन्हीं सब्जेक्ट पर चैट हो रही थी। वो तो एक लड़की ने इस ग्रुप का स्क्रीनशॉट लिया, पोस्ट कर दिया। ये पोस्ट वायरल हो गई। पुलिस ने मामले को हाथ में लिया। चैटिंग ग्रुप की जांच हुई। 10 लड़कों की पहचान हो चुकी है। एक लड़के को पकड़ा है, उसका फ़ोन भी जब्त किया गया है। अब पता लगा कि सारे बच्चे दिल्ली के बड़े बड़े और नामी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ये सब के सब बड़े बड़े परिवारों के हैं। क्योंकि इसमें स्कूलों का कोई कसूर नहीं है, इसलिए मैं उस स्कूल का नाम आपको नहीं बता रहा। बच्चे माइनर हैं, इसलिए उनका नाम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना ही उनका चेहरा दिखाऊंगा। लेकिन बच्चों ने क्या किया है, हरकत कितनी घटिया है, ये उनके माता पिता को पता है। पुलिस अब सबके घर जाकर पूछताछ करेगी। अगर कोई लड़का ये सोच रहा हो कि वो बच जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस मामले को दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली की महिला आयोग ने भी अपने नोटिस में लिया है। दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम को नोटिस भेजकर सभी आरोपी छात्रों की डिटेल मांगी है।
इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। वाकई में दिल्ली के लड़कों ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। और सवाल ये भी है कि हम अपने पेरेंट्स, माता पिता से क्या कहें, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। बार बार ये बात कही गई कि अब जमाना बदला है। हर माँ को अपने बेटे को सिखाने की जरूरत है कि लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत किस तरह की जानी चाहिए। लेकिन आज जो खबर आई है ये इस पूरी सोच को चकनाचूर कर देती है। जो खबर मैंने आपको दिखाई ये तो सोशल मीडिया पर काफी लोगों को मालूम है, आपने भी हो सकता है इसकी जानकारी मिली हो। लेकिन अब जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं ये उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली है। ये खबर लखनऊ से आई है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने इसकी पूरी जांच की। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स को परेशान कर रहे हैं। क्लासेस के दौरान टीचर्स पर कमेंट करते हैं, भद्दे कमेंट, अश्लील इशारे क्लासेस के दौरान। जरा सोचिए। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि कुछ टीचर्स ने शिकायत की कि चूंकि बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वहाँ से बच्चों के पेरेंट्स ने टीचर्स का फ़ोन नंबर ले लिया और कुछ लोग अब वक्त बेवक्त महिला टीचर्स को अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करते हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। यह खबर सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। कोई स्टूडेंट अपनी टीचर के साथ हरकत कैसे कर सकता है? किसी बच्चे का पिता किसी टीचर को मैसेज कैसे कर सकता है? शर्म लिहाज है या नहीं? लेकिन टीचर्स ने मैसेज के स्क्रीनशॉट के साथ शिकायत की। जिन बच्चों ने अश्लील हरकतें की उसका वीडियो रिकॉर्ड है। वीडियो ऐसे जो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, हमारी भी सीमाएं हैं, कानून है, और नहीं दिखाएं तो काम कैसे चलेगा। लेकिन हमारा फैसला है कि ऐसी तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे। टीचर्स की शिकायत पर जो जांच हो रही है उसके बारे में आपको बता देता हूं। इस तरह की हरकतें करने वाले बच्चों और पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन होगा। मेरठ, आपके हरदोई, आपके लखीमपुर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, इन सब जगहों से और लखनऊ से भी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि और हमारे पास वीडियोस भी हैं और ऑडियो भी है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और कहीं कहीं पर पे बच्चों ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी उन्होंने पोर्नोग्राफिक चीज़ें लगा दी हैं, यानी बिल्कुल ही ऑब्जेक्शनेबल, जो नहीं होना चाहिए था। डिसअपॉइंटमेंट कब शुरू हुआ? जब एक क्लास 5 के बच्चे ने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल के लिए एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिसको मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता हूँ। उनको ये भी कहा कि मैं आपको मार डालूंगा, इस तरह की चीज़ बोली। वो बच्चा 5 का था, क्या कहना चाहता था हम सब समझ सकते हैं। 1-2 स्कूलों के प्रकरण इस तरह के आए जहाँ पर ऑनलाइन क्लास चल रही है और शब्दों की मर्यादा या शब्द या भाषा, मतलब अश्लीलता की सारी हदें जो पार कर दी जाएं, वो भी चीज़ हुई। उनमें से मैं फिर बोलूँगा, एक भी शब्द मैं आपके चैनल पर बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ। इनफैक्ट मेल मेंबर्स से मैं वो शेयर नहीं कर सकता, तो फीमेल्स के साथ तो शेयर करने की मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती है। अब जरा सोचिए, 5 साल का बच्चा अश्लील भाषा कहाँ से सीखेगा? कैसे माता पिता हैं जिन्होंने उनको ये सिखाया? और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कई स्टूडेंट के पेरेंट्स भी टीचर्स पर कमेंट कर रहे हैं, उन्हें फ़ोन कर रहे हैं। और इससे बचने के लिए अब टीचर्स ने ये तय किया कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, सिर्फ नोट्स या बोर्ड दिखाएंगी। इसके अलावा जो समझाना होगा हाथों के सारे समझाया जाएगा, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। जरा सोचिए, इस पूरे समाज के लिए कितनी शर्म की बात है। एक टीचर अपना चेहरा इसलिए छुपा रही है कि स्टूडेंट या उसका कोई पेरेंट उसके साथ दुर्व्यवहार न करे, उसे समय
बेसमय कॉल ना करें। और स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे का फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा तो बात को समझाना मुश्किल होगा, ये टीचर्स भी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने टीचर्स को इतना सताया है, इतना दुखी किया है कि अब ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वो अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। शुरू में पहले दिन टीचर ने अपने को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपना वीडियो रखा और वीडियो के थ्रू उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उन बच्चों के साथ। उसके बाद इस नंबर को, टीचर के नंबर पे रात शाम से 2-4 मिस्ड कॉल आनी शुरू हुई। एक बार आई, 2 बार आई, उसने एक बार देखा, उससे लगा कि ये पहचाना हुआ नंबर है, उसने उठाया, जैसे ही वो हेलो बोला उन्होंने काट दिया। फिर दोबारा किया, रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब फिर उस पे उसी नंबर से फ़ोन आया। तब उस टीचर के हस्बैंड ने फ़ोन उठाया और जब उसके हस्बैंड ने फ़ोन उठाया तब उस इंडिविजुअल ने फ़ोन उसने फिर काट दिया और सुबह फिर उसके हस्बैंड ने उनको फ़ोन पे बात की। उसने फिर मॉर्निंग में अपॉलॉजी कही कि नहीं मेरे से गलती हो गई, अब नहीं मैं ऐसा करूँगा। लेकिन उसके बाद से हमने ये एक निर्णय ले लिया कि हमारी टीचर जो है कभी अपने फेस जो है वो कभी फ्रंट में वीडियोस में नहीं रखेंगी। पेपर होगा या तो फ्रंट में, या तो वाइट बोर्ड होगा, या उनका हैंड मूवमेंट होगा। जब वो कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हैंड मूवमेंट विल बी विजिबल बट देयर फेसेस वोंट बी विजिबल। तो ये भी एक मतलब जब आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे बच्चे से अगर टीचर, तो समझाएगी कैसे। बात हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है, परेशान करने वाली, यकीन ही नहीं होता हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। कई जगह तो मैंने सुना कि बच्चों को इंटरनेट का एक्सेस नहीं देते थे पेरेंट्स, मोबाइल फ़ोन उन्हें नहीं देते थे। अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों पर नज़र रखना नहीं चाहते, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी पड़ती हैं, इसलिए बच्चों को मोबाइल देना पड़ेगा, इंटरनेट का एक्सेस देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे मन लाकर पढ़ रहे हैं, उन्हें तो शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर 2, 4, 5, 6 बच्चे भी टीचर्स को परेशान करते हैं, टीचर्स पर अश्लील कमेंट करते हैं, ऐसे बच्चों के खिलाफ अगर एक्शन नहीं होगा और टीचर्स क्लासेस लेने से मना कर दें, नुकसान सबका होगा। और फिर वो पेरेंट्स जो इस तरह की टीचर्स को मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से टीचर्स को अपने फेसेस छुपाने पड़ रहे हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे। ज़रा सोचिए, सरकार ने स्कूलों को आदेश दिया कि वो पेरेंट्स पर फीस का प्रेशर नहीं बना सकते, एक साथ 3 महीने की फीस तो कतई नहीं ले सकते। जिन बच्चों ने फीस जमा ना की हो उनको ऑनलाइन क्लास करने से नहीं रोक सकते। अगर किसी स्कूल ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। एक तरफ पढ़ाई का, बच्चों का, पेरेंट्स का इतना ख्याल रखा जा रहा है और टीचर्स भी कम वॉरियर्स नहीं है। मैं इस देश के टीचर्स को प्रणाम करना चाहता हूं, मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अपना काम करने का तरीका बदला है। रिसर्च करते हैं कि कैसे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, उन तक पहुंचा जाए। बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा, लेकिन अगर एक पेरेंट भी, एक टीचर के साथ भी अश्लीलता का व्यवहार करता है, देर रात फोन करता है, तो ये पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। हमारे यहां तो टीचर का दर्जा भगवान से ऊपर रखा गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो, ये सिखाया जाता है। लेकिन अगर आज हमारे समाज में टीचर्स के साथ ये हो रहा है तो इसके लिए हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। बहुत चिंता की बात है। जो पेरेंट्स इन एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं वो कम से कम आगे आएं और एक जागरूकता लाने की कोशिश की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, महाराष्ट्र की सरकार ने हमारी बात सुन ली है। मुंबई में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कल से मुंबई में शराब नहीं बिकेगी। शराब की दुकानों पर भारी भीड़ थी, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, इसलिए बीएमसी ने फैसला लिया। मुंबई शहर के कई इलाके रेड जोन में हैं, ये आप जानते हैं।
शराब की दुकानों पर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही थी, इसलिए शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां जहां भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही वहां वहां शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए। और दूसरी बड़ी खबर आपको बताऊं, लॉकडाउन की वजह से भारत के अलग राज्यों में जो मजदूर फंसे हैं उनको निकालने का काम सरकार शुरू कर चुकी है। और बड़ी बात यह है कि सरकार के पास 10,000 ट्रेन चलाने की तैयारी है। 10,000 ट्रेन का प्लान रेलवे मिनिस्ट्री के पास है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 10,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब उन लोगों का क्या होगा? वो इंडियंस जो बाहर के मुल्कों में हैं, फ्लाइट तो चल नहीं रही, वो कैसे वापस आएंगे? इनके लिए 8 मई से एक बड़ा कैंपेन शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए विदेश में जो भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है, उन्हें लाने का काम शुरू होगा। पहले फेज में मालदीव से लोगों को समुद्र के रास्ते से लाया जाएगा। इसके लिए नेवी ने जलाश और मगर नाम के 2 शिप तैयार रखे हैं। मालदीव की राजधानी माले से जिन भारतीय नागरिकों को लाया जाएगा उन्हें केरल के कोच्चि में उतारा जाएगा, जहां वो क्वारंटीन में रहेंगे और उसके बाद उन्हें उनके घरों पर भेजा जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु बहुत बड़ा ऑपरेशन है, कोई छोटी बात नहीं है विदेशों से भारतीयों को लाना।